14 मार्च 2026 की दोपहर जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर एक भीड़ खड़ी थी। कैमरे तैयार थे और अंदर से एक आदमी निकला जिसे भारत सरकार ने 170 दिन पहले उठाया हुआ था और जिसे आज बिना किसी शर्त के छोड़ना पड़ा। ये कोई और नहीं बल्कि सोनम वांगचुक हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि ने सोशल मीडिया पर लिखा, 170 दिन बाद आज हम बिना किसी टाइम लिमिट के बात कर सकते हैं। उन्हें जेल में सिर्फ 60 मिनट का फोन कॉल मिलता था। सोचिए, एक बड़े से देश का सबसे मशहूर एक्टिविस्ट और इसे हर दिन सिर्फ 1 घंटे उसकी पत्नी से बात करने का हक था। लेकिन यह कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, यह कहानी शुरू होती है बहुत पहले से। आज की खास रिपोर्ट में सबसे पहले सोनम वांगचुक की बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि जिस देश के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, जिसके पास सबसे आधुनिक हथियार है, जो एक झटके में किसी भी देश को नक्शे से मिटा सकता है, वो आज अमेरिका 3 हफ्तों से एक देश को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहा है। ऐसा क्यों? इसकी गहराई में बात करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। अगस्त 2019 में जब मोदी सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनाइटेड टेरिटरी बना दिया तो लद्दाख के बहुत लोगों ने खुशी मनाई। वांगचुक भी उनमें से एक थे। उन्हें लगा अब शायद उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी, शायद लद्दाख को उसका हक मिलेगा। लेकिन अगले 3 साल में खुशी धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद लद्दाख के लोगों को अपनी जमीन पर अपना हक खो दिया। अब बाहर के लोग लद्दाख में जमीन खरीद सकते हैं, सरकारी नौकरियों में अप्लाई कर सकते थे और लद्दाख के पास अपना कोई लेजिस्लेटर नहीं था, यानी अपना कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं। यह वो चिंगारी थी जिसने वांगचुक को फिर सड़क पर ला दिया। मार्च 2024 में वांगचुक ने एक 21 दिन की क्लाइमेट फास्ट शुरू की, लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने और स्टेटहुड को मांग को लेकर। लेकिन फिर सितंबर 2025 में लेह में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें कई हिंसक घटनाएं हुई। उसी समय जेपी का दफ्तर जलाया गया, लद्दाख हिल काउंसिल की इमारत तोड़ी गई और पुलिस की गोली से 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। जैसे ही हिंसा बढ़ी, वांगचुक ने तुरंत अपनी भूख हड़ताल वापस ली और शांति की अपील की, लेकिन सरकार ने उनकी यह अपील नहीं सुनी। 26 सितंबर 2025 को लेह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर सैकड़ों पुलिस वालों ने वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें भेज दिया गया राजस्थान के जोधपुर जेल में। उनके घर लद्दाख से करीब 1500 किलोमीटर दूर। अब NSA क्या होता है, इसके बारे में हम बताते हैं। NSA मीन्स एक ऐसा कानून जिसमें बिना किसी कानून के, बिना किसी आरोप के 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। और उस पर लद्दाख के DGP ने वांगचुक पर पाकिस्तानी लिंक होने का आरोप लगाया, क्योंकि वांगचुक एक बार यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम में पाकिस्तान गए थे। वांगचुक ने खुद भी कहा था कि मुझे बंडल करके जेल में फेंक दिया गया। करीब 1 हफ्ते तक मुझे अपने परिवार से या अपने वकील से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन वांगचुक ने उन 170 दिन को बर्बाद नहीं किया। उन्होंने कहा, जोधपुर जेल में मेरे लिए सेल्फ एनालिसिस का वक्त था। मैंने मेडिटेशन किया और जेल के अंदर जो दुनिया देखी उसने उन्हें और भी गहरा कर दिया। बाहर आकर उन्होंने कहा, जेल में उन्होंने देखा कि कैदियों का एक बड़ा हिस्सा बहुत गरीब पृष्ठभूमि से आता है। एक एक्टिविस्ट जो पहाड़ों की बात करता था, अब उसे पता चला था कि असली इंडिया कहाँ रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने NSA ऑर्डर्स को इमीडिएट इफेक्ट से रद्द कर दिया। यह फैसला जो सरकार ने आज तक किसी NSA डिटेन के लिए नहीं लिया था, इतिहास में एक असाधारण घटना बन गई। वांगचुक ने साफ कहा, सरकार ने उनकी रिहाई के लिए कोई शर्त नहीं रखी और अगर शर्त रखी जाती तो वो जेल में रहना पसंद करते। यह कोई कंप्रोमाइज नहीं था, यह एक आदमी की जिद थी जो जेल में नहीं टूटी। 3 दिन बाद वांगचुक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। पत्नी साथ थी, वकील साथ थे और उन्हें पूरा देश सुन रहा था। उन्होंने कहा, मैं थोड़ा लालची इंसान हूँ, सिर्फ जीतना काफी नहीं है मेरे लिए। मैं बिन बिन ढूंढता रहा, सोनम वांगचुक की जीत से क्या फर्क पड़ता है अगर लद्दाख, हिमालय और उनके कारण नहीं जीते। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं चाहता कि मैं प्रोटेस्ट करूं, मुझे प्रोटेस्ट करने पर मजबूर किया गया। हम गांधीयन हैं। वांगचुक के बाहर आने के 2 दिन बाद लेह और कारगिल में हजारों लोग सड़कों पर आ उतरे और मांग वही रखी, 6 शेड्यूल और स्टेटहुड। वांगचुक ने कहा वो लद्दाख वापस जाएंगे, लेह अपेक्स बॉडी और KDA के लीडर से मिलेंगे और तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लद्दाख के नेताओं ने एक पैटर्न देखा है जो उन्हें बेचैन करता है।
सरकार तभी बात करती है जब प्रोटेस्ट होता है। यह एक थकाने वाला खेल है जहां हर बार हिंसा होती है, 4 लोग मरते हैं, एक एक्टिविस्ट 170 दिन तक जेल में बिताता है और तब कहीं जाकर सरकार मीनिंगफुल डायलॉग की बात करती है। फिलहाल अब सोनम वांगचुक क्या करते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जितना सोचा था यह युद्ध उससे भी ज्यादा खतरनाक और अनिश्चित हो चुका है। अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध में ईरान के 15,000 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए, लेकिन इतने हमलों के बाद भी ईरान खत्म होने की बजाय, कमजोर होने की बजाय और खतरनाक होता जा रहा है। और यही इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है और सरप्राइज भी। राष्ट्रपति ट्रंप की सारी रणनीति इस समय फेल होती दिख रही है और वह ईरान को कंट्रोल करने में अभी तक असफल रहे हैं। युद्ध के पहले ही दिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के साथ ईरान के रक्षा मंत्री, उनके गार्ड के चीफ और ईरान के सेना प्रमुख सहित कई बड़े बड़े लीडर्स मारे गए, तो अमेरिका को इस युद्ध में अपनी जीत का भ्रम पहले ही दिन हो गया। अब तक अमेरिका ईरान के 40 बड़े लीडर्स और आर्मी कमांडर्स को मार चुका है और इसमें ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी भी शामिल है, जो कि एक बहुत बड़ा कैच है इजराइल और अमेरिका के लिए। युद्ध के 3 हफ्तों के बाद अब अमेरिका की गलतफहमियां धीरे धीरे दूर हो रही हैं, क्योंकि युद्ध के 20 दिन बाद भी ना तो ईरान के हमले रुके हैं और ईरान में ना तो कोई सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसका कारण यह भी है कि अकेले हवाई हमले करने से ही किसी देश पर कब्जा करना आसान नहीं होता और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिर्फ हवाई हमले के बल पर किसी भी देश में या तो सत्ता परिवर्तन हो गया हो या किसी देश पर कब्जा हो गया हो। यानी हवाई हमले युद्ध तो जिता सकते हैं लेकिन किसी देश की सरकार को गिरा नहीं सकते। ईरान की लीडरशिप कमजोर जरूर दिखती है और उनकी सेना पर दबाव भी है, लेकिन इसके बावजूद बाकी व्यवस्था आज भी मजबूती से खड़ी है। उनका एक नेता या जनरल जाने के बाद उनका दूसरा उत्तराधिकारी तुरंत काम संभाल लेता है। इससे पता चलता है कि ईरान की सत्ता और बाकी व्यवस्था में कितनी गहराई है। इस दौरान अमेरिका और इजराइल की उम्मीदें ईरान के अंदर विद्रोह पर भी टिकी हुई थी। उन्हें लगता था कि ईरान की असंतुष्ट जनता ही वहां की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा विद्रोह ईरान में हुआ ही नहीं। अब अमेरिका अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है और हो सकता है कि वह जल्दी ईरान की जमीन पर अपनी सेना उतार दे। यानी अब यह युद्ध सबसे खतरनाक और निर्णायक चरम पे पहुंच चुका है। फिलहाल आज के लिए देश और विदेश की खबरों का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल रात आपको 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। शुभ रात्रि।